हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, एट 12th स्टैंडर्ड लेवल पे हमने स्टार्ट की है अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब इस जर्नी में हमने शुरुआत की कमर्शियल बैंक के फंक्शन से। हमने समझ लिया कि जो कमर्शियल बैंक है जो डील करती है विथ मनी एंड क्रेडिट एंड स्पेशली इट इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट, किस तरह से वो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने में हमारी मदद करती है वो हमने देखा। फिर हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस कर दिया कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो टॉप मोस्ट बैंकिंग अथॉरिटी है, जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती भी है और इम्प्लीमेंट करने में मदद भी करती है। उसके बाद हमने देखा मनी मार्केट का रोल यानी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस, कि किस तरह से मनी मार्केट हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, किस तरह से वॉल्यूम ऑफ मनी और लिक्विडिटी को मैनेज करता है। नाउ आज हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यानी हमारा चैप्टर है मनी मार्केट। तो आज हम इस मनी मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे बच्चों इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। ना जब हम बात करते हैं मनी मार्केट, बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है कि हमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझना है। इसके लिए मैंने क्या कहा, हम शुरुआत करेंगे बहुत इजी, जैसे मैंने कमर्शियल बैंक के फंक्शन से किया या सेंट्रल बैंक के फंक्शन से देखा मनी मार्केट किस तरह से हमारे लिए डिफरेंट सर्विसेज और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम देखेंगे मनी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। ना ये जो मनी मार्केट है जिसे हम कहते हैं कि पूरा शॉर्ट टर्म फंड्स को मैनेज करने में हमारी मदद करता है, यानी बोरोइंग हो या लेंडिंग हो। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म यानी फ्रॉम 1 डे टू 1 ईयर, जब इस शॉर्ट पीरियड के लिए जो भी बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स होती है, ये सब ट्रांजैक्शन को जो कैरी करता है उसे हम कहते हैं मनी मार्केट। इस मनी मार्केट में जनरली हम देखते हैं ऑल द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वही ज़्यादा इस मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट और डीलर्स होते हैं। तो इस मनी मार्केट में हम पहले फर्स्ट शुरुआत तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने इस थर्ड पार्ट में भी किया था कि मनी मार्केट है क्या। तो मनी मार्केट एक वो मार्केट है जिसमें बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स हम करते हैं। इस मार्केट में हम क्या देखते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसे हम जनरली कहते हैं नियर मनी, यानी वो नियर मनी मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हों या ट्रेड बिल्स हों या प्रॉमिसरी नोट्स हों, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्क बहुत कम है और इजीली मार्केटेबल हो जाते हैं, यानी इसमें जल्दी बोरोइंग एंड लेंडिंग हो जाता है। तो इन सब में बैंकिंग जो है वो हमारी इकोनॉमी में, चाहे वो ट्रेडर्स हो या बिजनेसमैन हो, कॉमर्स हो या हमारे बहुत से होलसेलर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, हर सेक्टर में मनी मार्केट बहुत सारे फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से मनी मार्केट जो है वो हमारे शॉर्ट पीरियड दैट इज़ 1 डे टू 1 ईयर, इस बीच में हमें बहुत सारे बोरोइंग एंड लेंडिंग ट्रांजैक्शन को सेटिस्फाई करता है। ना ये जो मनी मार्केट मोस्टली जहाँ हम देखते हैं बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं, जनरली दे आर लोकेटेड इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि एक्टिव मनी मार्केट है तो वो है मुंबई का मनी मार्केट, जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री जो फंड्स हैं वो फ्लो होते रहते हैं, जिनका मूवमेंट जो है, जिसका मोबिलिटी जो है वो बहुत ही स्मूथली जो है वो कैरी आउट किया जाता है। तो ये है मनी मार्केट का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब हम देखते हैं मनी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, इस मनी मार्केट के कंपोनेंट्स क्या हैं। अब जनरली जब हम मनी मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसके लिए हम कहते हैं कि ये मार्केट जो है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरफ है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो आरबीआई के रेगुलेशन से चलता है। whatever guidelines, whatever rules are set by the RBI for all the money market, they will try to follow all the rules and regulation accurately as per the guideline provided by RBI. लेकिन दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट,
तो इस तरह की डाइकोटॉमी यानी दो डिफरेंट अपोजिट सेक्टर्स जो हैं वो हमें यहाँ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे मनी मार्केट में दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अभी इजी बनेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी कुछ हिस्सा जो है वो हमने पढ़ लिया है। तो देखो ये क्वेश्चन में हमने क्या देखा, दो मनी मार्केट यानी मनी मार्केट दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो आरबीआई के रूल्स को फॉलो करता है, जिसमें पहला हमें टॉप पे दिखाई देता है बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में हमने पढ़ा था कि रिजर्व बैंक क्या है। ये वो बैंक है जो कंट्रोल करता है क्रेडिट इन आवर इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाता है। प्राइस की अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो उसको कंट्रोल भी करेगा आरबीआई। वो बैंकर्स की भी बैंक है, वो गवर्नमेंट की भी बैंक है, वो कस्टोडियन है ऑफ द एंटायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड गोल्ड ऑफ द इकोनॉमी। प्लस वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक्सचेंज रेट जो है वो भी डिटरमाइन करती है। हमारी इकोनॉमी में जो वॉल्यूम ऑफ मनी है, अगर डिफरेंट सिचुएशन जैसे अगर इन्फ्लेशन आया या रिसेशन आया तो कैसे मैनेज करना है, वो भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अब इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। जैसे रिजर्व बैंक के लिए एक्ट जो पास किया गया था वो हमने 1934 में पास किया था, लेकिन आरबीआई ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कब किया था बच्चों, एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक। याद होगा आपको, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 1934। लेकिन यही बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड हुई कब से, 1 जनवरी 1949 से। देखो काफ़ी कुछ आपको याद है। ये सब हम एक छोटे से पैराग्राफ में लिखेंगे। दैट इज़ फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो टॉप मोस्ट अपेक्स और सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी है, जो सभी कमर्शियल बैंक्स को अपने रेगुलेशन के हिसाब से चलाती है। इसका मेन मकसद क्या होता है, इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना ताकि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो। और ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी के लिए ये मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकंड है कमर्शियल बैंक्स। अब बच्चों कमर्शियल बैंक्स के लिए भी हमने पढ़ा था। अब कमर्शियल बैंक्स के लिए हमने देखा था कि एक ये वो बैंक है, एक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कैरन क्रॉस का डेफिनेशन अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो कमर्शियल बैंक एक वो इंस्टीट्यूशन है जो डील करता है विथ मनी एंड क्रेडिट, जो मनी और क्रेडिट के साथ डील करता है, जो लोन और डेब्ट के साथ डील करता है। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स का मेन काम क्या है, क्रेडिट को क्रिएट करना, जबकि क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का यानी सेंट्रल बैंक का। लेकिन कमर्शियल बैंक तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वो जितने भी उनकी ट्रांजैक्शंस होती हैं बोरोइंग एंड लेंडिंग जस्ट फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाती हैं। दे आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बट ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो डिफरेंस होता है दैट इज द प्रॉफिट इंजॉयड बाय कमर्शियल बैंक। अब इसमें भी हमने देखा था कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये 4 कैटेगरीज़ की होती हैं। जैसे हमने देखा था पब्लिक प्राइवेट, जो हमारी पब्लिक बैंक है वो हमें दिखाई देती हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं वो दिखाई देती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो मोस्टली रूरल एरियाज़ में क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एंड फॉरेन बैंक्स आल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो डिफरेंट कैटेगरी की कमर्शियल बैंक्स हैं। इनके फंक्शंस हमने देखे थे बच्चों। पहला क्या था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट यानी डिमांड डिपॉजिट, थ्रू द डिमांड डिपॉजिट यानी डिमांड डिपॉजिट में जब आपके मनी को हम एज पर द डिमांड ऑफ डिपॉजिटर हम उनको विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा था बच्चों, हमने कहा था करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसमें एज पर द डिमांड ऑफ द क्लाइंट कस्टमर वी कैन विदड्रॉ आवर अमाउंट, तो वो डिमांड डिपॉजिट था। लेकिन दूसरा था टाइम डिपॉजिट, जो अमाउंट आप एज पर द मैच्योरिटी पीरियड, जो आपका स्पेसिफिक पीरियड जब टाइम जब ख़त्म हो जाएगा आप मैच्योरिटी के बाद उसको विदड्रॉ कर सकते हो, तो वो बन जाता है
टाइम डिपॉजिट। और इसमें दो आपके अकाउंट आते हैं, और वो कौन से हैं? एक सेविंग, इसमें एक आता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा आता है रिकरिंग अकाउंट। यानी फिक्स्ड डिपॉजिट में हमने देखा था एक फिक्स्ड लमसम अमाउंट फॉर अ फिक्स्ड पीरियड के लिए हम डिपॉजिट करते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए, और 5 ईयर्स के बाद विथ द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें एक अमाउंट मिलता है। लेकिन रिकरिंग में हम क्या करते हैं? रिकरिंग में भी एक स्पेसिफिक सम फॉर द फिक्स्ड पीरियड, हम यूजुअली हम हर मंथ में एक फिक्स्ड पीरियड जो अमाउंट जो है वो हम फिक्स्ड पीरियड के लिए डिपॉजिट करते रहते हैं। समझो मैंने लिया कि 2 साल के लिए मैं कोई एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो मैं डिपॉजिट करूँगी, या 5 साल के लिए हम जैसे पोस्ट में रखवाते हैं उसमें डिपॉजिट करूँगी। तो व्हाट वी विल प्रेफर? वी विल ट्राई टू प्रेफर टू पे आवर कॉन्ट्रीब्यूशन मंथली, और वो सेम अमाउंट रहता है, जैसे 500 या 1000 हम पे करते हैं, और उसमें भी इंटरेस्ट रेट जनरली फिक्स्ड अकाउंट जितना सेम रहता है। दूसरा हमने देखा था ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे करंट अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, या कैश क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है, या हमने देखा था डिस्काउंटिंग बिल्स मिलता है। देन लोन सेंक्शन किए जाते हैं, जिसमें हमने 4 वैरायटी के लोन्स देखे थे। कॉल लोन देखा था बच्चों, जो 14 डेज के लिए होता है। शॉर्ट टर्म लोन देखा था, दैट इज़ फॉर 1 ईयर के लिए, अप टू 1 ईयर, यानी अप टू 1 ईयर यानी 364 डेज। देन हमने मीडियम टर्म लोन देखा था, मोर देन 1 ईयर अप टू 5 ईयर, और लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर। तो इस तरह से ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये भी फंक्शन कमर्शियल बैंक का देखा। एंसिलरी फंक्शंस है, यानी एजेंसी फंक्शंस है, यानी जनरल यूटिलिटी फंक्शंस है, वो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर सेटिस्फाई करता है। जैसे हमने देखा था बहुत सारे फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस थे बच्चों? याद करना ज़रा। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, हम फंड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, या हमने देखा था रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर और क्लाइंट। एटीएम का फैसिलिटी है, या हम लॉकर फैसिलिटी देखते हैं। डीमेट अकाउंट का फैसिलिटी है, या हम देखते हैं दैट इज़ मोबाइल जो आपकी बैंकिंग सिस्टम है उसको हम परफॉर्म कर देते हैं। सेफ लॉकर का फैसिलिटी है, वो प्रोवाइड करते हैं। बैंक आपकी अंडरराइटर बनती है, आपकी गारंटर बनती है। बहुत सारे फंक्शंस जो है वो कमर्शियल बैंक्स हमारे परफॉर्म करती हैं। और फाइनली हमने देखा था क्रेडिट को क्रिएट करना, क्रेडिट क्रिएशन। तो बस कमर्शियल बैंक के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ हमने इतना एक्सप्लेन किया। यू हैव टू राइट अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट पैराग्राफ रिगार्डिंग द कमर्शियल बैंक। देखो हो गया ना आसान। अब आते हैं थर्ड, कोऑपरेटिव बैंक्स। अब आपको मालूम है कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक्ट पास किया गया था, याद है कब? 1904। आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में भी किया है कोऑपरेटिव सेक्टर, तो वहाँ तो आपने पढ़ाई है कि आपकी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904 1904, इस एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स को सेटअप किया गया। जब हम कोऑपरेटिव बैंक्स देखते हैं बच्चों, तो जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो 3 टायर सिस्टम में काम करते हैं। 3 टायर, जब हम 3 टायर सिस्टम देखते हैं बच्चों, तो जनरली अगर मैं 3 टायर देखूं तो मैं एक ट्रायंगल फॉर्म में ले लेती हूँ, जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट रहता है प्राइमरी लेवल। ये जो कोऑपरेटिव है फर्स्ट मैंने लिया प्राइमरी लेवल। जब हम प्राइमरी लेवल है तो ये आपके इकोनॉमी में डायरेक्ट आपके फंड्स को बोरो या लेंड करता है। दैट इज़ डायरेक्टली हेल्प टू द फार्मर्स, टू आर्टिजन्स, टू लेबर्स, उनको विलेज लेवल में मदद करना, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स को मदद करना, रिटेलर्स को मदद करना, होलसेलर को मदद करना, स्मॉल बिजनेसमैन को मदद करना। तो प्राइमरी लेवल पे हमेशा डायरेक्ट क्रेडिट दिया जाता है। प्राइमरी लेवल पे ये फर्स्ट जो टायर सिस्टम में हम देखते हैं फर्स्ट लेवल, दैट इज़ एट द प्राइमरी लेवल। यहाँ पे आपका कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो एट अ रीजनेबल रेट पे डायरेक्ट हेल्प करता है, क्रेडिट सेंक्शन करता है, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे आर्टिजन्स हो, चाहे लेबर्स हो, या ट्रेडर्स हो, या स्मॉल बिजनेसमैन हो, उन्हें इस तरह की हेल्प प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है, जब हम सेकंड देखते हैं बच्चों, तो वो आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकंड जो कोऑपरेटिव सेक्टर जो रहता है वो काम करता है, वो स्पेशली प्रोवाइड करता है फंड एट प्राइमरी लेवल।
यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है वो हमारी प्राइमरी लेवल के फंडिंग कैपेसिटी को सेटिस्फाई करता है, प्लस प्राइमरी लेवल पे जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स काम करती हैं उनके वर्किंग को वो मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है। तो कंप्लीट वर्किंग जो है वो ऑब्जर्व और सुपरवाइज करता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। थर्ड जो रहता है अपेक्स लेवल पे जब हम देखते हैं तो वो आता है स्टेट लेवल। थर्ड लेवल जो है दैट इज़ अपेक्स लेवल पे जनरली हम देखते हैं तो वो स्टेट लेवल पे रहता है। अब जब हम स्टेट लेवल पे देखते हैं तो वो प्रोवाइड करता है फंड किसको, एट प्राइमरी लेवल, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के फंक्शंस को भी वो सुपरवाइज करता है, उनके वर्किंग को भी वो मॉनिटर करता है, प्लस उसके अलावा जितने भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है एट एनी स्टेज दे विल ट्राई टू प्रोवाइड। तो इस तरह से जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स है वो 3 टायर सिस्टम पे काम करता है, दैट इज़ प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उनका पावर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी दे परफॉर्मिंग अ वेरी गुड रोल इन मनी मार्केट, और वो बहुत हेल्प करते हैं फार्मर्स की या स्मॉल बिजनेसमैन की या लेबर्स हैं या आर्टिजन्स हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं या स्मॉल कंपनीज हैं या कोई एमएसएमई सेक्टर्स हैं। तो इन सब का कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उनके फंडिंग में उनको सपोर्ट करता है। तो कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत ही एक्टिव रोल है इन ऑल लेवल, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर 3 टायर सिस्टम पे काम करता है बच्चों। प्राइमरी लेवल जो डायरेक्ट फंडिंग करता है, दैन डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमेशा प्रोवाइड करता है, प्राइमरी लेवल के नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है, उन्हें फंड की ज़रूरत पड़ी तो वो भी प्रोवाइड करता है, प्लस उनके पूरे वर्किंग पैटर्न को वो सुपरवाइज करता रहता है। दैन स्टेट लेवल ये टॉप लेवल पे दैट इज़ एट सेंट्रल लेवल पे वो हमेशा परफॉर्म करता है, और वो डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी लेवल को टोटली मॉनिटर करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है, और इन दोनों के वर्किंग को सुपरवाइज करता रहे। तो ये है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक। क्लियर बच्चों? नाउ फोर्थ है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये और इजी है, हमारे मनी मार्केट में हम देखते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इतना रोल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और स्पेशली द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 के बाद, यानी लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो इनका फंक्शनिंग इतना वाइडर हो गया है, इतना वो अच्छा परफॉर्म हो गया है कि दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स हो, मीडियम टर्म लोन्स हो, एनी फाइनेंशियल हेल्प, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, या एनी अदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर यानी की सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, उन सबको वो ही ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बार हमारे आरबीआई ने गाइडलाइंस भी दिया कि यू एक्ट एज अ कमर्शियल बैंक, क्योंकि उनका काम इतना पॉपुलर होने लगा है, इतना एक्टिवली यूज़ होने लगा है कि सम टाइम आरबीआई उन्हें कहती है कि आप कमर्शियल बैंक की तरह ही रेस्पॉन्ड करो। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि पहली बार डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहली यानी डीएफआई, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं बच्चों, डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहली जो डीएफआई यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में जो सेटअप हुई थी, इट वाज इन 1948, और वो था आईएफसीआई। फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1948 में इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया, जो हमेशा हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, हर तरह से उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को फुल सपोर्ट किया और उनके मॉनेटरी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई किया। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सेटअप कब किया गया था, 1948 में इसको सेटअप किया गया। उसके बाद जैसे हम देखते हैं यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या हम देखते हैं आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो है, या हम देखते हैं एसएफसी यानी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन वो है, या आईआईबीआई, ये भी एक बहुत सी डेवलपमेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। आईआईबीआई यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
या सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेम आपने सुनाए हैं, दैट इज़ ICICI। ये तो यूनिवर्सल बैंक है, यूनिवर्सल सेक्टर है, जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसका रोल इतना बढ़ गया है, उसकी बहुत सारी जो सब्सिडरी ब्रांचेस हैं, नॉट ओनली एट द इंडियन लेवल लेकिन एट द इंटरनेशनल लेवल इट इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। बहुत सी लिक्विडिटी जो है वो मॉनेटरी मार्केट में प्रोवाइड करती हैं। तो ये सब क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या कहते हो बच्चों इनको शॉर्ट फॉर्म में? DFI। इनका मेन काम क्या है? टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंशियल हेल्प। किसको चाहिए? एग्रीकल्चर को चाहिए, या इंडस्ट्रीज़ को चाहिए, या एनी की सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी। यानी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर या वेंचर कैपिटल्स होते हैं, दे आर द वेरी गुड इन्वेस्टर इन दैट। और उसमें आप कोई भी 2-3 नाम आप याद कर सकते हो, जैसे हमने IFCI कहा, दैट इज़ 1948 में जो था फर्स्ट टाइम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जहाँ आपके लिए UTI बहुत आसान है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहो। IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो जनरली कमर्शियल बैंक की तरह भी काम करती है। तो ऐसे फाइनेंशियल हाउसेस हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि RBI ने उनको परमिशन दिया कि नाउ यू बिहेव लाइक अ कमर्शियल बैंक। तो इस तरह से डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये हमारे मनी मार्केट का ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर दिखता है। लास्ट हमें 5th दिखता है, दैट इज डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं बच्चों DFHI। ये जो DFHI है, इसको हमने सेटअप किया था 1988 में। 1988 में हमने इसे सेटअप किया था एज अ मनी मार्केट का इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से इम्पॉर्टेंट मनी मार्केट के हिस्से जुड़े थे। कौन कौन से? एक तो RBI ज्वाइंटली उसका ओनर था। दूसरा, कमर्शियल बैंक्स जो थे वो भी हमारे शेड्यूल्ड पब्लिक बैंक्स, जो हमारे शेड्यूल्ड पब्लिक बैंक्स थे, और जो हमारे RBI थे, और प्लस डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलके 1988 में मनी मार्केट का एक इंस्टीट्यूशन, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो था वो सेटअप किया गया था। और ये जो मोस्टली सेटअप किया गया था वो मोस्टली हमने देखा था कि वॉगल कमेटी था। उस वॉगल कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारे RBI ने और शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे उन्होंने स्टार्ट किया इस हाउस को, इस फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज़ को, जिनका मेन काम था मनी मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना। चाहे वो ई-कॉमर्स के लिए हो, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए चाहिए, MSME सेक्टर्स के लिए चाहिए, तो दे आर परफॉर्मिंग द मोस्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो मनी मार्केट में इनका रोल बहुत ही अच्छा है, दैट इज़ डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इन ऑर्गेनाइज मार्केट के लिए आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको लिखना है, डिटेल में नहीं, लेकिन हमने समझ लिया है। जैसे रिजर्व बैंक हम जानते हैं, या कमर्शियल बैंक्स हम जानते हैं, या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। इस तरह से ट्रिपल आइडेंटिटी यानी 3 टायर सिस्टम पे काम करता है। प्राइमरी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। आपने इतना भी लिखा, मोर देन इनफ। देन हम देखते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, DFIs हैं। ये भी हमारे मनी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे UTI है, IDBI है, या SFC है, IIBI है, या ICICI तो हर कोई बच्चा जानता है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट DFIs हैं, यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बहुत ही पॉपुलरली हर सेक्टर को बहुत ही फाइनेंशियल लिक्विडिटी ईजिली, वो भी क्विकली उनको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे रिस्क फैक्टर जो रहता है वो बहुत कम रहता है। तो बहुत ही अच्छा फंक्शन, यानी मनी मार्केट में हम देखते हैं तो काफ़ी ट्रांजैक्शन को स्मूथ ईजिली कंडक्ट करते हैं हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और उसके अलावा डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस जो 1988 में सेटअप किया गया, ये भी हमारे मनी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन इसका जॉइंट ओनर कौन है बच्चों? दैट इज़ RBI, और उसके साथ साथ हमारी
जो स्केड्यूल्ड यानी शेड्यूल्ड जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। ओके बच्चों, ना दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। एक तो ऑर्गेनाइज्ड है यानी एकदम प्रॉपर अप्रोप्रिएट पॉलिसी जो आरबीआई फॉलो करती है वही सब उनके लिए फ्रेम करती है और ये सब लोग उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन, आपके पास डेटा क्लियर अवेलेबल नहीं होगी। दे विल फॉलो देयर ओन इंटरेस्ट रेट, वो अपनी ही स्ट्रेटजीज़ को वो फॉलो करते हैं जहाँ पे काफ़ी डेटा जो रहती है वो सीक्रेट भी और कॉन्फिडेंशियल भी मेंटेन रहती है। अब इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में पहला दिखता है इंडिजीनियस बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों, आईबीज, इंडिजीनियस बैंक। अब इंडिजीनियस बैंक को जब हम बात करते हैं जिसे हम आईबीज कहते हैं, तो ये एक इंडिविजुअल फॉर्म भी है या इंडिविजुअल भी हो सकता है। ये इंडिविजुअल फॉर्म्स हैं हु कलेक्ट द डिपॉजिट एंड ग्रांट द लोन्स, वो ग्रांट करते हैं जस्ट लाइक अ फॉर्मल बैंक। जैसे बैंक अपना काम करती है वैसे ही जो आईबीज हैं वो भी बैंक की तरह ही अपने काम को चलाती हैं। वो कुछ लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, फिर जिनको ज़रूरत होती है उन्हें वो ग्रांट करती है लोन, और बैंक की तरह ही अपने सब ट्रांजैक्शंस को वो कैरी करती हैं। तो हमारे इकोनॉमी में जो इंडिजीनियस बैंक्स हैं दे आर आल्सो परफॉर्मिंग यानी दे आर एक्टिंग लाइक अ बैंक, यानी वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट और फिर पब्लिक को एज पर देयर रिक्वायरमेंट लोन्स भी सेंक्शन करते हैं। दे आर मोस्टली ऑपरेट इन द अर्बन एरिया और स्पेशली इन द वेस्टर्न एंड सदर्न एरियाज ऑफ आवर कंट्रीज़ में हमने इंडिजीनियस बैंक को काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हुए देखा है। ओके बच्चों, तो जस्ट लाइक अ प्राइवेट बैंक जैसे हम देखते हैं, या जस्ट लाइक एक इंडिविजुअल फर्म है या एक इंडिविजुअल है जो एक बैंक की तरह काम कर रहा है, कुछ लोगों से, इन्वेस्टर से वो फंड ले रहा है और जिनको ज़रूरत है उन्हें ग्रांट कर रहा है, यानी कोलैटरल लोन्स उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब इंडिजीनियस बैंक्स जो हैं वो काफ़ी अर्बन एरियाज़ में, जैसे मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न एंड सदर्न एरियाज़ में काफ़ी वो पॉपुलर है। नेक्स्ट हमें देखता है मनी लेंडर्स। अब ये मनी लेंडर्स और साहूकार तो आप सब बच्चों को पता है बच्चों, अब बहुत से लोग हैं जो इस तरह के मनी लेंडर्स को जानते हैं जो बहुत ही क्विक आपको पैसा दे देते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है। वो हमें लोन्स तो दे देते हैं लेकिन ये लोन जो है वो हमें जल्दी मिला, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। प्लस इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो मनी लेंडर्स हैं वो ज़्यादातर ये लोन प्रोवाइड करते हैं इन द बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज़ में, और ये लोन जो है वो फार्मर्स हो, पुअर मार्जिनल फार्मर्स हो या स्मॉल फार्मर्स हो, लेबरर्स हो, वो अपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए इन लोन्स को बोरो करते हैं, यानी अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, जिसको वो इजीली रिपे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मनी लेंडर्स विल ग्रैब देयर प्रॉपर्टी, देयर लैंड, देयर कैटल्स, तो फिर उनके लिए वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इनके जो मोस्टली लोन्स रहते हैं वो उनको जल्दी, जैसे हमने कहा, क्विक मिल जाते हैं, वहाँ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, ईजी मिल जाता है, ओवरनाइट मिल जाता है, या इवन लेट नाइट्स को भी उनको वो जो लोन्स की फैसिलिटी चाहिए इमीडिएटली मिल जाता है। तो बहुत से गरीब लोग इजीली ऐसे मनी लेंडर्स के जाल में फंस जाते हैं। तो मनी लेंडर भी जो हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में काफ़ी पॉपुलर सोर्स है फॉर टेकिंग द पर्सनल लोन। नेक्स्ट है थर्ड वन, दैट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिसे हम ये भी कहते हैं NBFCs, यानी NBFCs, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं। अब इसको हम देखते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे पहला है निधीज़। अब जब निधीज़ जो है इसमें क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड प्रोवाइड किया जाता है। ये लोन फैसिलिटीज़, निधीज़ जो है ये एक लोन फैसिलिटीज़ की तरह, स्पेशली साउथ इंडिया में ये निधीज़ का जो है वो बहुत पॉपुलर है। अब वहाँ पे क्या है कि सपोज़ फार्मर्स हैं या स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया और फिर वो क्या करते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी वो डिपॉज़िट आता है। फिर वही डिपॉज़िट किसी को जिसको ज़रूरत है उसको एट रीज़नेबल रेट्स पे म्यूचुअल फंड जो है वो
प्रोवाइडेड किया जाता है। तो इस तरह से निधीज आर वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया। यहाँ पे भी क्या है, जो फैसिलिटीज़ दी जाती है वो मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, जो उस ग्रुप का मेंबर है उन्हें फंड्स प्रोवाइडेड किए जाते हैं। कुछ लोग उनमें डिपॉजिट करते हैं, जब जब ज़रूरत पड़ती है तो वो फंडिंग जो है वो उनमें से बोरो भी कर लेते हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो रीज़नेबल रहता है। तो ये भी एक वन वे है, यानी जो अनऑर्गेनाइज में दिखता है, जिसमें एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस तरह के फंडिंग जो है वो प्रोवाइडेड होता है। नेक्स्ट होता है चिट फंड। अब ये चिट फंड भी जब हम देखते हैं बच्चों, तो केरला और तमिलनाडु में फिर से ये पॉपुलर है। अब चिट फंड भी क्या है, एक सेविंग इंस्टीट्यूशंस है। अब इस सेविंग इंस्टीट्यूशन में जो उनके मेंबर्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, पीरियडिक सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। अब जैसे हम निधीज में हम बात करते हैं, तो निधीज में जैसे हम हुंडी कैसे यूज़ करते हैं बच्चों, तो दे आर ट्रीटेड लाइक, यानी लोन्स को वो हुंडी की तरह यूज़ करते हैं। यानी हुंडी उन्होंने साइन किया एंड आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड दे विल रीपे द अमाउंट। लेकिन यहाँ जो चिट फंड होता है, चिट फंड में क्या होता है, ये एक सेविंग इंस्टीट्यूशन है। उस सेविंग इंस्टीट्यूशन में जो उसके मेंबर्स हैं वो पर मंथ में, यानी पीरियडिक हो गया, पर मंथ में वो स्पेसिफिक अमाउंट पे करते हैं। जैसे 1000 हमने फिक्स कर दिया, तो हर मंथ में मैं 1000 उस इंस्टीट्यूशन को पे करती रहेगी। अब जो वो पीरियडिक अमाउंट वहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन का देखती हूँ। अब सपोज जिसको ज़रूरत हुई उसने बोरो किया, या फिर क्या होता है, जो बेनिफिशियरी है उसका नाम जो है वो निकालते हैं बाय ड्राइंग अ चिट ऑन दैट, यानी चिट पे वो नाम लिखेंगे और जिसका चिट पे नाम निकला, सपोज हमने लॉटरी की तरह हमने यूज़ किया और जिसका नाम निकला उसको विल बी गिवन द लोन का अमाउंट। तो इस तरह से चिट फंड के थ्रू भी आपके इस पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। तो इस तरह से जब हम निधीज देखते हैं तो रीज़नेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन जब चिट फंड हम देखते हैं तो ये केरला और तमिलनाडु में काफ़ी पॉपुलर है बच्चों। और उसमें भी क्या होता है, कुछ मेंबर्स आपस में मिलके, जैसे मैंने कहा आपको, शहरों में भी बहुत लोग वीसी भरते हैं। हमने आपस में मिलके वीसी भरा, अपना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया। सपोज़ हम 20 लोग हैं, 1,000 करके हमने भरा, 20,000 का अमाउंट हो गया। फिर आपस में गैदरिंग हुई है 20 लोगों की, तो हमने क्या किया, 2000 10% साइड किया। हमने अच्छी तरह से एंजॉय किया, जैसे किटी पार्टीज़ कैसे रहती हैं बच्चों, हमने एंजॉय किया। एंड रेस्ट 18,000 जिसका भी नाम चिट में आया उसको हमने दे दिया। तो इस तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो हम चिट फंड में भी चलाते हैं, और ये बहुत जगह इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं, फंड्स की जो मोबिलिटी है उसको फॉलो किया जाता है। देन कुछ है लोन कंपनीज। ये तो डायरेक्टली यू नो दैट लोन कंपनीज हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं शॉर्ट टर्म के पीरियड के लिए या मीडियम टर्म पीरियड के लिए, वो लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अगर कुछ लोन कंपनीज हैं, दे आर नॉट बैंक्स बट दे आर लोन कंपनीज, जिनके पास फंड्स होते हैं जमा, ये इन्वेस्टर्स की तरह काम करते हैं, उनके पास जमा रहता है। कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके पास कुछ फंड्स देते हैं जिनको वो लोन की तरह, जिनको ज़रूरत रहती है मार्केट में, उनकी काफ़ी अच्छी जो रहती है बॉन्डिंग रहती है, और जिनको भी उस लोन की ज़रूरत पड़ती है दे विल प्रोवाइड द लोन्स against the collateral securities but the here rate of interest is high। तो इस तरह से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो हमारे अनऑर्गेनाइज मार्केट का हिस्सा है। और लास्ट है फाइनेंस ब्रोकर। अब आपको ब्रोकर तो पता ही रहता है, एजेंट्स जो रहते हैं, ब्रोकर्स जो रहते हैं, दलाल जो रहते हैं, दे आर अ लिंक बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर। वो बोरोअर और लेंडर्स के बीच में क्या बनते हैं, लिंक। ये ब्रोकर्स जो हैं वो बोरोअर्स को लेंडर्स से मिला देते हैं ताकि इजीली जो है वो लोन्स को कैरी किया जाए और दोनों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई किया जाए। जिसके पास एक्सेस फंड है वो दे, जिसको चाहिए उसको मिल जाता है। दोनों को मिलाने का काम करता है फाइनेंस ब्रोकर। और बहुत बड़े बड़े मार्केट्स में इस तरह के फाइनेंस ब्रोकर जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हम क्लॉथ मार्केट देखते हैं, जैसे हम फ्रूट मार्केट देखते हैं, जैसे हम ग्रेन यानी फूड ग्रेन का, अनाज का मार्केट देखते हैं। अनाज के मंडियों में भी देयर आर बिग फाइनेंस ब्रोकर्स, वो हमें दिखाई देते हैं। फ्रूट के मार्केट्स में हमें ये ब्रोकर्स दिखाई देते हैं, या क्लॉथ मार्केट में हमें ये ब्रोकर्स दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये ब्रोकर्स जो हैं
वो इन मार्केट्स में, इन मंडीज़ में काफ़ी अच्छा रोल प्रोवाइड करते हैं, यानी वो एक्ट करते हैं एज अ मिडल मैन, वो लिंक बनते हैं एज अ मिडल मैन बिटवीन द बोरोअर एंड लेंडर। तो ये है आपका अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, जिसमें आपको ऑर्गेनाइज मनी मार्केट है, जिसमें एक स्मॉल पैराग्राफ में लिखना है रिगार्डिंग द आरबीआई, regarding the commercial bank, regarding the cooperative bank, then the DFIs यानी डिस्काउंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या आपका डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया यानी DFH है। और दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज, जहाँ पे आपको डेटा एकदम क्लियर नहीं मिलेगी, ये RBI के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वो उनके गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जैसे IBs हैं, इंडिजीनियस बैंक्स हैं, प्राइवेट फर्म्स हैं जो इस तरह के मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। देन मनी लेंडर्स हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स हैं, जिसमें निधीज आते हैं, चिट फंड्स हैं, लोन कंपनीज हैं और फाइनेंस ब्रोकर हैं। तो बच्चों ये बन गया ना आपके लिए इजी क्वेश्चन। तो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स। तो yes my dear students, if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes जो बहुत easy हैं, the link is given in the description box. Thank you.